नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी पहली प्रतिक्रिया। बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर सौरभ भारद्वाज का दावा, हामिद से नहीं है आप विधायक का रिश्ता, हमारी लोकप्रियता से बीजेपी हताश। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आज, 20 राज्यों से आए नेता। स्वच्छता सैनिक के लिए समर्पित ओपीडी सेवा। एलजी ने पीएम के जन्मदिवस पर टीबी मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ। जेपी नड्डा ने दिया बयान, पिछले 70 सालों में कुर्सी गलत हाथों में थी, बीजेपी कार्यकर्ता जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। खबरें जानेंगे विस्तार से। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकार पर एक फिर हमला बोला। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पहले मैंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, लेकिन कोर्ट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हुआ। इन्होंने मेरे घर पर भी रेड डाली, कुछ नहीं मिला। फिर कैलाश गहलोत के खिलाफ फिर से एक फर्जी जांच शुरू की और अब अमानतुल्लाह गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के हर एक नेता को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस जारी है। सिसोदिया ने अमानतुल्लाह खान के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये बताया कि इसमें लिखा है, अमानत साहब की #एसीबी दफ्तर जाने के बाद पुलिस अधिकारी पर घर के और तलाशी ली गई। इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि तलाशी में कुछ नहीं मिला, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाली मीडिया गलत खबरें चलाकर लोगों को गुमराह कर रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे के बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सजवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गुजरात में हमारी बढ़ती लोकप्रियता से हताश बीजेपी ऐसे कदम उठा रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी झूठ के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। पहले सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई की गई, वहां से कुछ नहीं मिला, किसी को भी उनका रिश्तेदार बना दिया गया। फिर मनीष सिसोदिया पर बिना किसी सबूत के कार्रवाई की गई। अब हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान के यहाँ छापा मारा गया। उन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह के घरों पर छापे मारे गए, लेकिन उन्हें भी वहां कुछ नहीं मिला। उनके घर में 1 रुपया भी गैर कानूनी नहीं मिला। पुलिस ने हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अमानतुल्लाह खान का इनसे कोई संबंध नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये लोग पूरी दिल्ली में छापा मार रहे हैं ताकि कहीं से जो कुछ भी मिल जाए तो ये कनेक्शन आप नेताओं से जोड़ दिया जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रतिनिधि सम्मेलन में 20 राज्यों से करीब 1500 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी ने देश भर में फैले अपने जन संगठन में चुने गए जनप्रतिनिधियों को सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित किया। आम आदमी पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का ये राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन है। इस सम्मेलन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान के अलावा देश भर में आम आदमी पार्टी के चुने हुए सभी विधायक, राज्यसभा सांसद, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख समेत अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने देश भर में चल रहे ऑपरेशन लोटस के साथ ही आम आदमी पार्टी के विस्तार और संगठन की मजबूती पर विस्तार से बात कर रहे हैं। दिल्ली में इस सम्मेलन को लेकर पार्टी स्तर तक पूरी की गई है। पार्टी के एक नेताओं ने बताया कि सम्मेलन में आए जनप्रतिनिधियों के मुद्दों को सुना जाएगा ताकि उस राज्य में संगठन को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को पूरे देश सेवा दिवस के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हिंदू राव अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में टीबी मुक्त
भारत अभियान की स्वच्छता सैनिकों के लिए समर्पित ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल ने 13 अगस्त को स्वच्छता कर्मियों को नियमित नियुक्ति के प्रमाण पत्र वितरित किए हुए घोषणा की थी कि स्वच्छता सैनिकों की आसानी से स्वस्थ सेवाओं प्रदान करने के लिए एमसीडी अस्पतालों में समर्पित डेस्क बनाए जाएंगे। एमसीडी के सभी 10 प्रमुख अस्पतालों में समर्पित ओपीडी डेस्क स्थापित किए गए, जिसमें 50,000 से अधिक सफाई कर्मचारी और उनके परिवार लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर बोलते हुए सक्सेना ने दोहराया कि स्वच्छता सैनिक पदानुक्रम के निम्नतम स्तर पर होने के बावजूद दिल्ली को स्वस्थ और स्वच्छ रखकर व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने 1 महीने से भी कम समय में स्वच्छता सैनिकों के लिए समर्पित ओपीडी सुविधाएं सृजित करने के लिए एमसीडी की सराहना की। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने भारत में 2025 तक टीबी उन्मूलन के दिशा में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया है। इस दिशा में एमसीडी ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को अपने अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्रियान्वित किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश ने दिया बयान। पिछले 70 सालों में कुर्सी गलत हाथों में थी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी का हर एक कार्यक्रम आम और गरीब आदमी के लिए, उत्थान के लिए, और इस कामों को पूरा करने में भाजपा को लाखों कार्यकर्ताओं को जी जान से जुट जाए। नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर शनिवार को उन्हें देते हुए नड्डा ने बस्ती संपर्क अभियान की करते हुए कहा कि बीजेपी के इस देशव्यापी संपर्क अभियान को जन आंदोलन बनाकर हमें जन सेवा का काम करना है। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री गौतम, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुज्जर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा लाल सिंह आर्य, संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जाटिया सहित प्रदेश एवं मोर्चा पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा अजमल खान पार्क में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि इस अभियान के तहत देश भर में 75,000 अनुसूचित जाति की बस्तियों को मैं बीजेपी कार्यकर्ता संपर्क कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देंगे। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली पुलिस ने 34 वर्षीय एक व्यक्ति को फर्जी संदेश भेजकर लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान द्वारका सेक्टर 28 निवासी दिनेश चंद्र के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि साइबर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी कि जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसे एक व्हाट्सएप संदेश मिला है जिसमें कहा गया कि बिजली कार्ड दी जाएगी क्योंकि पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं किया गया था। अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता को हमारी बिजली ग्राहक सेवा से संपर्क करने के लिए भी कहा गया था। शिकायतकर्ता को जलसाज का फोन भी आया जिसने उसे अपने एक मोबाइल पर एपीके फाइल डाउनलोड करने को कहा। अधिकारी ने बताया कि एपीके फाइल इंस्टॉल करने के बाद शिकायतकर्ता के बैंक खाते से दो राशि 49,850 रुपए और 49,645 रुपए काट ली गई। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन द्वारका से ट्रेस की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि उनके पास से 3 मोबाइल फोन, 20 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 4 चेकबुक आदि बरामद किए जा चुके हैं। गुरुग्राम के खेड़की ढौला में पिछले 7 महीने से अहिर रेजिडेंट
की गठन की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों ने अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इसी को लेकर 23 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के अलग अलग इलाकों से अहिर रेजिमेंट के गठन को लेकर अहिर समाज के लोग एकत्रित होंगे। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर पिछले काफी समय से गुरुग्राम में धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस अनिश्चितकाल धरने पर बैठे लोगों ने इसे साफ कर दिया है कि अब परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में 23 सितंबर को जंतर मंतर पर अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले भी धरना स्थल पर पहुंचकर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस धरने का समर्थन दिया है। अहिर रेजिमेंट कमेटी की तरफ से सरकार को कई दफा पत्र लिखा गया है कि सेना में अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। अहिर समाज के लोगों का कहना है कि सरहद पर अहिर समाज की बड़ी संख्या युवाओं ने बलिदान दिया है। इसके अलावा जो मांग पिछले काफी समय से चल रही है, अहिर रेजिमेंट का गठन सेना में किया गया जाए। धरना स्थल पर आज कई राज्यों में होकर गुजरी अहिर रेजिमेंट की गठन को लेकर यात्रा गुरुग्राम पहुंची। इस दौरान ये ऐलान किया गया कि अब 23 सितंबर को बड़ी संख्या में लोग अहिर रेजिमेंट की गठन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। नोएडा में कुत्ते के हमले का एक और मामला सामने आया। कुत्ते के हमले में 60 वर्षीय बुजुर्ग बुरी तरह से जख्मी हो गया। बुजुर्ग को 20 टांके लगे हैं, उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना गांव सफराबाद के है। सफराबाद के रहने वाले इस्लाम को लावारिस कुत्तों ने काटा। बुजुर्ग सुबह टहलने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए लावारिस कुत्तों ने पैर पर हमला किया। हाथ छुटाने पर भी हमला किया गया, जिससे हाथ में बहुत ज्यादा जख्म हुआ। बुजुर्ग द्वारा कुत्ते को 6 बार छुड़ाया गया, लेकिन कुत्ता नहीं हटा। बुजुर्ग को निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर बुजुर्ग के हाथ में 20 टांके लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्राधिकरण को शहर के साथ साथ गांव में भी कुत्तों पर ध्यान देना चाहिए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एलिवेटेड रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ। रफ्तार की कहर ने 2 छात्रों की जान ले ली। एलिवेटेड रोड पर डिवाइजर से एक बाइक टकराने पर 2 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों छात्र इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉलेज के मुरादानगर के कादराबाद स्थित IDST कॉलेज में BDS की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों छात्रों की पहचान अरुणाचल प्रदेश में दुयू सोलोमन और ज्ञाति ताजू के रूप में हुई है। इंद्रपुरम थाना प्रभारी देवपाल सिंह ने पुंडरी का कहना है कि दोनों छात्र वसुंधरा बुद्ध चौक से एलिवेटेड की तरफ रास्ते पर चढ़कर राजनायक एक्सटेंशन जा रहे थे। इसी बीच बाइक का संतुलन बिगड़ गया और ये डिवाइडर से टकरा गई, जिससे एक छात्र एलिवेटर रोड से करीब 30 फीट नीचे सड़क पर आकर गिर गया। पुलिस ने तुरंत दोनों को निजी अस्पताल में पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने दोनों को ही मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने दोनों छात्रों के परिजनों को फिलहाल सूचना दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी इस दौड़ को दिखाई। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई दौड़ इंडिया गेट तक जाएगी। बताया गया कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, प्रदेश भाजपा प्रभारी वैजयंत जय पांडा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्व गेंदबाज ईशांत शर्मा सहित सांसद, विधायक एवं अन्य पदाधिकारी भी भाग लेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि स्लम दौड़ में 10,000 युवा भाग लेंगे। प्रतिभागियों को 4 भागों में बांटा जाएगा। 2.5 किलोमीटर की दौड़ में 10-15 वर्ष के लड़के और लड़कियां भी भाग ले सकते हैं। इसी तरह एक अन्य 2.5 किलोमीटर की दौड़ में किसी भी आयु वर्ग के प्रतिभागी दौड़ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के 5 किलोमीटर दौड़ में 16 से 20 वर्ष के आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग लेंगे, जबकि एक अन्य 5 किलोमीटर की दौड़ में किसी भी आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। सुबह 6 बजे से शुरू होने वाली इस दौड़ के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे भाग लेंगे।
जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से दौड़ शुरू होकर इंडिया गेट तक जाएगी। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम के संयोजक राजन तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी के सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। विजेताओं को लगभग 3 लाख रुपए तक का इनाम राशि भी दी जाएगी। इस मौके पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष प्रदेश कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल, प्रदेश मीडिया सह प्रमुख हरिद्र रघुवंशी, फिजिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी डॉक्टर पीयूष जैन भी उपस्थित थे। सड़कों को सुंदर, सुरक्षित और विश्व स्तरीय बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने करीब 30 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। शनिवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पश्चिमी दिल्ली के 9 सड़कों सहित मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में मेट्रो पिलर नंबर 410 से 570 के बीच 10 किलोमीटर की सर्विस लेन के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 29.77 करोड़ की परियोजनाओं पर मुहर लगा दी है। इस मौके पर सिसोदिया ने कहा कि अधिकारियों को निर्माण कार्य के दौरान सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली की सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार विशेषज्ञों का सर्वे करा रही है ताकि सड़कों को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। सिसोदिया ने आगे कहा कि मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से जा रही रोहतक रोड दिल्ली की सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है। यहाँ रोजाना लाखों वाहनों की आवाजाही होती है और जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ बड़ी संख्या में उद्योग होने से मौजूदा सर्विस लेन पर भी वाहनों को काफी लोड होता है, जिस कारण समय समय पर इसकी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। सेंट्रल वर्ल्स की मेंटेनेंस मार्गों के अनुसार पार्किंग, दीवारों, रेलिंग पर पेंट वर्क, सेंट्रल वर्ल्स और सड़कों की दोनों ओर हरियाली पैदल मार्ग बनेगा। एलईडी लाइट्स भी लगेंगी। बीजेपी ने 2024 के चुनावी रण के लिए अपनी ताकत दक्षिण के 5 राज्यों में झोंकने की तैयारी शुरू कर दी है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लोकसभा की 129 सीटें हैं। भाजपा यहां संघ पृष्ठभूमि वाले चेहरे, परंपरागत वंशवादी पार्टियों के असंतुष्ट नेताओं के साथ लेने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय गैर राजनीतिक प्रतिभाओं के लोकप्रियता का सहारा लेने की रणनीति पर चल रही है। भाजपा के हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन साउथ का रोड मैप तैयार किया गया है। इसके तहत आने वाले 18 महीनों में 6 माह के 3 चरणों में बांटकर इस अभियान की गति दी जाएगी। बीजेपी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में ग्रोथ सैचुरेशन के बाद अब दक्षिण में जमीन बनानी होगी। इस रणनीति के तहत बीजेपी ने केरल से पीटी उषा, आंध्र प्रदेश से विजेंद्र प्रसाद, कर्नाटक से वीरेंद्र हेगड़े और तमिलनाडु से एलिया राजा को राज्यसभा भेजा है। मिशन साउथ में बीजेपी के मुख्य निशाने पर तेलंगाना के टीआरएस नेता केसीआर और तमिलनाडु के द्रमुक नेता एमके स्टालिन हैं। भाजपा 2018 में विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में एक सीट जीती तो उसका वोट शेयर 7% रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी और फ्री वीज के मामले तक विपक्षी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बीज अब ये पेड़ बनेगा। दिल्ली और पंजाब में ये बीज पेड़ बन चुका है, गुजरात में भी ये पेड़ बनने वाला है। केजरीवाल ने कहा कि 1.5 साल पहले 27 बीज गुजरात में बोए जा चुके थे। इतनी तेजी से दुनिया में किसी भी पार्टी का विकास नहीं हुआ है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि कृष्ण को बचपन में कान्हा कहते थे और कान्हा ने कई राक्षसों का वध भी किया था। हम भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई का वध कर रहे हैं। अगर दूसरी पार्टी वाले कुछ काम कर लेते हैं तो हमें लोग लात मारकर भगा देते हैं।
दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों तक रुक रुक कर हुई बारिश के बाद एक बार फिर मौसम साफ होने लगा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में दिल्ली में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। वहीं दिन में आसमान में हल्के बादल दिखे, साथ ही धूप भी निकली, जिससे उमस भरी गर्मी बढ़ने लगी। इससे पहले शुक्रवार को 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में आधिकारिक मौसम केंद्र सफदरगंज वेधशाला में 10.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं तापमान में बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम 22.5 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य से 8 कम 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था, जबकि शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम 22.3 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 33.6 डिग्री सेल्सियस हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में 23 सितंबर तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। दूसरी तरफ नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम कमोवेश दिल्ली जैसा ही रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप हमारी खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। नमस्कार।